अनिकेत ने बदले की आग में नीवा से अपने फार्म हाउस में शादी कर ली थी, जबकि वह खुद भी शादीशुदा था। आज वह सारी हदें पार करके नीवा को हासिल कर चुका था। मुझे तुम इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, बस मुझे टाइम पास के लिए तुमसे तुम्हारा टाइम मांगा था, और तुमने मुझे जो तोहफ़ा दिया मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन और देखो ना, भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपना बदला तुमसे ले लूँ। और आज देखो, तुम अपने आप मेरे सेज तक पहुंच चुकी हो। मुझे ज़्यादा नखरे दिखाने की कोशिश मत करना। मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। जल्दी से ये लहंगा उतारो और मुझे रिलैक्स करने की कोशिश करो। अनिकेत ने उसको ज़ोर से डांटा तो वह 2 कदम पीछे हट गई। उसने कहा, अनिकेत, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने अनिकेत के सामने अपने कपड़ों को दूर किया और मरे मरे कदमों से अनिकेत के सामने आई। अनिकेत बड़ी जोर से ठहाका लगाकर हंस रहा था। तुम वाकई बिना कपड़ों की बहुत खूबसूरत हो। इन्हीं हाथों से एक दिन तुमने मुझे रुसवा किया था। देखो ना, यह हाथ कितने लाचार हो गए हैं, और मेरे सामने तो ऐसे बेबस खड़ी हो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अनिकेत ने उसे घंटों भर अपने सामने यूं ही खड़ा रखा। उसके आंसू उसके तन से फिसल कर उसके पैरों में गिर रहे थे। अनिकेत उसके करीब आया और अपने होठों से उसके आंसुओं को साफ करने लगा और उसके होठों तक पहुंचा। वह एकदम सिसक उठी थी। उसने नीवा को उठाकर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, नीवा, वैसे तो ये शादी मैंने बदले की आग में की है, लेकिन अगर तुम पहले मुझे रुसवा ना करती तो शायद तुम ही मेरी पहली पत्नी होती। चलो कोई बात नहीं, दूसरी भी चलेगी, पर सच कहूँ, तुम्हारे अंदर वो बात है जो शायद किसी में भी नहीं। नीवा के आंसू थम नहीं रहे थे। नीवा के ऊपर गिरता उसके जिस्म को लाल करता उसके होठों से भी खून निकाल चुका था। वह तड़प कर रह गई थी। वह इस वक्त बहुत बेबस थी। वह कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं थी। यूं ही सारी रात नीवा को बेहाल कर चुका था। सारा बिस्तर लाल हो चुका था। यूं तो नीवा 22 साल की थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। एक बहुत ही सीधी सादी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। डर की वजह से उस रात पीरियड्स भी आ गए थे, लेकिन अनिकेत ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। सारी रात उसे चीखने पर मजबूर कर दिया और उसके हर चीख पर अनिकेत ठहाका लगा था। सुबह हुई तो सारा बिस्तर खराब हो चुका था। अनिकेत बिस्तर से उठते उसे डांटने लगा और कहा कि अभी के अभी ये सारा तुम्हें साफ करना है और दूसरा बिछाना है, ताकि अगली रात के लिए फिर से तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा, और जब तक मेरा जी नहीं भर जाता रोज़ इसी तरह तुम्हें करना होगा। और हाँ, घर के सारे काम भी करना है। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता, बाहर एक औरत की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी और साथ में पुलिस भी थी। नीवा को एक पल में समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि अनिकेत ने तो उससे शादी की थी, फिर पुलिस क्यों आई थी? और ये शादी भी नीवा के मर्जी से हुई थी, क्योंकि नीवा इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसको ये जल्दीबाजी में शादी करना पड़ा था। लेकिन पुलिस क्यों आई थी, इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। जब पुलिस ने और उस औरत ने हकीकत बताई तो नीवा भी एकदम शेरनी बन गई और पुलिस के आगे उसने अपने ऊपर बीती सुहाग रात की सारी दास्तां सुना दी। आखिर वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसको ये शादीशुदा आदमी से शादी करनी पड़ी? नीवा अपनी सारी आप बीती पुलिस को सुनाने लगी थी। आखिर उस दिन क्या हुआ था? ये उस दिन उसके ऑफिस का भयानक दिन था, जब अनिकेत से उसका सामना हुआ था। उसके बॉस विवेक के ऑफिस में उसका सामना अनिकेत से हुआ था। उसका शर्त सुनते उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। विवेक का कहना था, अगर तुम एक रात मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ बिता लो तो मैं तुम्हारे माँ और भाई की जान बचा सकता हूँ। वह बहुत मजबूर हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, आप अपने बिजनेस पार्टनर से कहो एक रात के लिए मुझसे शादी कर ले, चाहे फिर वो मुझे अगले दिन डिवोर्स दे दे। और फिर उस रात उसकी शादी अनिकेत से हो गई। लेकिन अनिकेत को देखकर उसका जिस्म कांप उठा था। अनिकेत उसका क्लास फेलो था, जिसके चेहरे पर उसने थप्पड़ मारा था। लेकिन अनिकेत ने बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया था। अनिकेत ने एक रात में ही उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। सुबह डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया था। वह अपना पर्स उसके रूम में ही भूल गई थी। जब अनिकेत ने उसका पर्स खोला तो उसमें पड़ी एक तस्वीर को देखकर उसका पूरा बदन कांपने लगा था। वह पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि वह तो उसकी नीवा अस्पताल के कॉरिडोर में परेशान बैठी ठंड से ठिठुर रही थी। मगर उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके ज़िंदगी में अपने बस 2 खास रिश्ते थे, उसकी माँ और उसका भाई,
इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। जैसे ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आए, वे तेजी से उनकी तरफ लपकी और बेचैनी से अपनी माँ और भाई की हालत के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और अफसोस भरे शब्दों में कहा, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें गुम चोट आई है और दिमाग का जल्दी ऑपरेशन करना ज़रूरी है और ज़ख्म बढ़ने से पहले ही हमें उसे रोकना होगा। डॉक्टर की बात सुनते ही नीवा जैसे बिल्कुल परेशान हो गई। घबराए हुए शब्दों में बोली, डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू कर दो, देर क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने गंभीरता से उसे देखा और कहा, दोनों के ऑपरेशन के लिए कम से कम कल आपको 10 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाओगी हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। ये सुनते ही नीवा पर घबराहट शुरू हो गई थी। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसे इतने सारे पैसों का इंतजाम करना, उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वह बड़बड़ा रही थी, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस भरे शब्दों में उसे कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन के लिए हमें बाहर विदेश से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा और आपको मालूम है इसमें कितना खर्चा आता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर दो ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सकें। नीवा डॉक्टर की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। 10 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम वह कहाँ से लाती? उसकी जेब में तो इस वक्त कुछ 1000 रुपए भी ना थे और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिसे बेचकर वो माँ और भाई की जान बचाती। अस्पताल के दीवारों के बीच में अकेली खड़ी थी, जैसे ज़मीन आसमान के बीच में हो। आंखों से बहते आंसू उसे बेबस बना रहे थे। भगवान, मेरे माँ और भाई को बचा लो। दिल की गहराइयों से ये आवाज़ निकल रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला, उंगलियों से कुछ नंबर मिलाने लगी, एक के बाद एक कॉल की, मगर हर तरफ से या तो मना आ रहा था या चुप्पी। थक हार कर वह कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह अपने ऑफिस में काम में बिजी थी जब अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी थी। कॉल सुनते ही उसका रंग फीका हो गया था। वह जल्दी से कुर्सी से उठी, घबराते हुए कदमों के साथ वह बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ी, जहां नॉक करके बोली, सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। विवेक ने अंदर आने की परमिशन दे दी तो वह तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। सर, मेरी मम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वे इस वक्त अस्पताल में हैं। मुझे जल्दी जाना होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, वह घबराए हुए शब्दों में बोली। उसकी परेशानी देखकर विवेक ने नरमी से उसे कुर्सी पर बैठाया और एक गिलास पानी उसके तरफ बढ़ाया। पहले रिलैक्स हो जाओ नीवा, अगर तुम इतना घबराओगी तो अस्पताल जाकर उन्हें संभालोगी कैसे? ये लो पानी पियो और खुद को संभालो। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और कुछ कूट भरकर विवेक ने नरमी से कहा, परेशान मत हो, हौसला रखो और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक मुझे कॉल मिला लेना। नीवा धन्यवाद भरी नज़रों से अपने बॉस को देखा और जल्दी से बाहर निकलने लगी, मगर विवेक ने एक बार फिर उसे रोक लिया। रुको, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वह तुम्हें अस्पताल तक छोड़ आए। नीवा ने भीगी आंखों से एक बार फिर से धन्यवाद किया और तेजी से बाहर निकली। कुछ देर बाद वे अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। जैसे ही वह इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई और अपने माँ और भाई की हालत देखी, उसके कदम वहीं डगमगा गए। उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, सांस बेकाबू हो गई थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो खबर डॉक्टर ने उसे दी थी उसकी रही सही जान भी खत्म कर दी थी। क्योंकि इतने पैसे वह कहाँ से लाती? अपने आसपास खड़े लोगों को देखते हर तरफ बेचैन लोग खड़े थे। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी की आंखों में मायूसी, मगर नीवा की आंखों में कुछ भी नहीं था, बस एक खालीपन था। अस्पताल के सर्दियों की रातें और ये बिल्कुल अकेली, और उसके साथ कोई भी नहीं था उसकी मदद करने को। वह बिल्कुल अकेली थी। मुझे इन पैसों का कहीं ना कहीं से तो बंदोबस्त करना ही होगा, किसी भी तरह। अचानक उसके दिमाग में अपने बॉस की बात गूंजी थी, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक मुझे कॉल कर लेना। ये शब्द याद आते ही उसने फैसला कर लिया, वह विवेक से पैसे उधार ले लेगी और अपनी तनख्वाह में से कटवाती रहेगी। उस ख्याल ने उसे कुछ और पल के लिए आराम दिया था। वह जल्दी अपने बॉस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाने लगी, मगर जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी उसका इरादा बदल गया था। रात के 1 बज रहे थे। उसने गहरी सांस ली, फ़ोन वापस रख दिया था। अब कॉल करना ठीक नहीं होगा, सुबह ऑफिस जाकर बात कर लूँगी। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला दिन उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। नीवा सुबह सवेरे अस्पताल से सीधा ऑफिस में पहुंची थी।
उसकी आंखें रात भर के जागने से सूजी हुई थी, मगर वो किसी भी हाल में विवेक से मिलकर पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। ऑफिस में कदम रखते ही वह सीधा विवेक के केबिन की तरफ बढ़ी और दरवाजे को नॉक किया। अंदर से गंभीरता से भरी आवाज़ सुनाई दी, जो नीवा ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। विवेक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके साथ कोई और भी बैठा था, लेकिन नीवा ने परेशानी में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही उस आदमी की नज़र नीवा पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि नीवा का उस पर नज़र ना पड़े। विवेक सर उठकर नीवा की तरफ ध्यान दिए तो उसके चेहरे पर फिक्र दिखाई दे रही थी। उस पर एक नज़र डालकर उसने बोला, बोलो सब ठीक तो है ना नीवा? नीवा ने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और बोली, सर मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। विवेक ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाए बड़ी गंभीरता से उसे देखने लगा। कैसी मदद करनी है? जैसा कि आपको बताया था कि मेरे माँ और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की मांग की है। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, इसलिए मैं आपसे कर्जा लेना चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरी तनख्वाह में से काटते रहना, जितना वक्त लगे मैं चुका दूंगी। बस प्लीज़ मेरी मदद कर दो। नीवा की आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक ने नज़र उठाया, फिर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इससे पहले कि विवेक कुछ कहता, उस बैठे हुए आदमी ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। विवेक ने उसका इशारा समझते हुए नीवा की तरफ देखा और कहा, आप अपने केबिन में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। वह सर झुकाकर बाहर चली गई। वह आदमी सीधा होकर बैठ गया। वह न सिर्फ विवेक का बिजनेस पार्टनर था, बल्कि उसका अच्छा दोस्त भी था। विवेक ने उसके तरफ देखा और पूछा, आखिर क्या बात हुई? तुमने मुझे चुप क्यों करवा दिया? वह आदमी मुस्कुरा दिया और बोला, तुम उसे कहो कि मैं एक शर्त के बदले उसे पैसे दूंगा। लेकिन उसने अपनी शर्त बताई, जिसे सुनकर विवेक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? विवेक ने हैरानी से पूछा। वह आदमी फिर से मुस्कुराया, बोला, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो मौका मिला है, सारे हिसाब मैं एक एक करके चुकता कर लूँगा। विवेक उसकी बात सुनकर चौंक गया। कौन सा हिसाब? वह आदमी फिर से मुस्कुराया और बोला, बस तुम ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके घर वालों के इलाज का सारा खर्चा मैं खुद उठा लूँगा। बस तुम उसके सामने मेरी ये शर्त रख दो, और हाँ फिर मुझे बताना कि उसने क्या जवाब दिया है। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। शाम को विवेक ने नीवा को अपने केबिन में बुलाया। जब वह अंदर आई तो उसने परेशान होकर अपने बॉस को देखा। विवेक खड़े होते हुए उसके तरफ आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ और भाई के इलाज का सारा खर्च उठाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। नीवा ने बेचैनी से विवेक के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर कैसी शर्त? आप बताइए तो सही, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। विवेक ने गहरी सांस ली, फिर उसे वह शर्त बताए जो उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे कहने के लिए बोला था। तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनते ही नीवा के कदमों तले से जमीन निकल गई। वे कांपने लगी जैसे सूखा पत्ता तेज हवा में कांप रहा हो। उसने बड़ी आश्चर्य से विवेक की तरफ देखा था, जिसे यकीन नहीं हो रहा था उसने सच में ये बात कहती थी। वह गुस्से से बोली, सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? विवेक ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी तो यही शर्त है, अगर तुम्हें अपने माँ और भाई की ज़िंदगी प्यारी है तो मेरी शर्त मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा। वह कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में वह अपनी माँ और भाई का चेहरा घूमा, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आखिरकार वह कांपते हुए शब्दों में बोली, ठीक है सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लेकिन वह एक पल के लिए रुकी, फिर हिम्मत इकट्ठी करके बोली, आप अपने पार्टनर से कह दो वो मुझसे एक रात के लिए शादी कर ले। अगले दिन वह मुझे चाहे छोड़ दे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं किसी नाजायज़ संबंध में नहीं रहना चाहती, ऐसा कोई पाप नहीं करूँगी। विवेक ने नीवा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। अब जाओ अपने केबिन में जाकर बैठो। नीवा बिल्कुल परेशान थी। वो मरे मरे कदमों से अपने केबिन तक पहुंची और जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगी, उसके जिस्म में एक कपकपी सवार हो रही थी। उसके जिस्म से जान निकलती हुई मालूम पड़ रही थी। वह लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर बैठते ही अपने बाहों में सर छुपाकर रो पड़ी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर लेकर आएगी, जहाँ उसे अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ेगा और माँ और भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसे ये चुनाव करना पड़ेगा। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर वह जानती थी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। विवेक ने अपने पार्टनर को फ़ोन किया।
दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ बोलो। नीवा मान गई है, विवेक ने गंभीरता से कहा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। नीवा चाहती है कि तुम उससे शादी कर लो और फिर चाहे अगले दिन उसे छोड़ दो। कुछ पल वह चुप रहा, फिर उसका बिजनेस पार्टनर अनिकेत ने हल्का सा ठहाका लगाया। और फिर ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो शादी के बाद उसे डिवोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस उसे कहो कि वह शादी आज ही करेगा। विवेक ने अपने बिजनेस पार्टनर की बात सुनते हुए गंभीरता से कहा, यार एक बार फिर से सोच लो। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, वह ऐसी लड़की नहीं, तुम उसे क्यों मजबूर कर रहे हो। विवेक की बात सुनकर उसके बिजनेस पार्टनर ने हवा में बात उड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो, मुझे फालतू के एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। विवेक अपने होठ को अपने दोनों होठों से दबाकर रह गया। वह जानता था कि अब कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। विवेक गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर की रोशनी में भी उसे अंधेरा महसूस हो रहा था। उसका ज़मीर उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन वो बेबस था। वह जानता था उसका पार्टनर जिद्दी और बुरा इंसान है और अब कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं था। हे भगवान, इस अनिकेत ने इस लड़की को क्यों देख लिया। इस लड़की के साथ आखिर अनिकेत की क्या दुश्मनी है। विवेक बहुत पछता रहा था। अगर विवेक उसकी मदद नहीं भी करेगा तो वह ज़बरदस्ती नीवा को उठवा लेगा। और विवेक जानता था अगर उसने अपने बिजनेस पार्टनर की बात नहीं मानी तो उसके कारोबार में भी घाटा करवा सकता है। इसलिए वह चुप रहा। सीधा नीवा के पास जाकर बोला, तैयार हो जाओ, शादी आज ही होगी और हाँ, शादी होते ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नीवा ने भीगी आंखों के साथ विवेक की तरफ देखा, सर झुकाकर कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। उसका भीगा हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें देखकर विवेक ने एक पल के लिए नज़रें चुराई, लेकिन कुछ बोला नहीं। 1 घंटे के बाद उसे लेकर अपने बिजनेस पार्टनर के फार्म हाउस पहुंच गया, जहां पहले ही शादी की तैयारी कर दी गई थी, बस थोड़े से रस्म करने थे। नीवा को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां उसे एक महंगा और खूबसूरत लहंगा पहना दिया गया और साथ ही एक ब्यूटिशियन भी भेज दी गई थी, जिसने उसे दुल्हन की तरह सजाया था। आईने में खुद को देखते हुए नीवा सोचने लगी जैसे कोई और ही लड़की हो। इस वक्त वह कैदी बन चुकी थी जिसका बस नहीं चल रहा था। बाहर हॉल में विवेक अपने पार्टनर को लिए साथ बैठा हुआ था। उसके पार्टनर ने बेचैनी से कहा, पंडित जी शादी जल्दी शुरू करवा दो, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी। पंडित जी ने पहले उन दोनों की शादी करवाई, वो मरे मरे कदमों से शादी के कुछ रस्मों को निभाया। अब वो किसी की धर्मपत्नी बन गई थी। वह आदमी बेहद खुश था। शादी के बाद उसने विवेक को गले से लगा लिया, सब मेहमानों को विदा किया और जल्दी अस्पताल में फ़ोन करके नीवा के माँ और भाई का इलाज का बंदोबस्त करवा दिया। ये सब करने के बाद अनिकेत कमरे में चला आया जहाँ नीवा सजी हुई बैठी हुई थी। अनिकेत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, नीवा की हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी और खुद में सिमटने लगी। डर की एक लहर उसके पूरे बदन को जकड़ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने नज़र उठाकर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी रही। सामने खड़ा वह आदमी कोई और नहीं, अनिकेत था। वही अनिकेत जिसे उसने कॉलेज के सभी दोस्तों के सामने थप्पड़ मारा था। अनिकेत ने उसकी हैरानी को देखकर ठहाका लगाया, गुस्से में मुस्कुराकर बोला, लगता है मेरी पत्नी को सब कुछ याद आ गया। शायद ये भी समझ आ गया कि ये शादी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि बदले लेने के लिए किया गया है। नीवा की सांसें रुकने लगी। अनिकेत आगे बढ़ा, अजीब से शब्दों में बोला, तुम्हें मालूम है, जब मैंने तुम्हें विवेक के सामने मदद मांगते हुए देखा तो मेरे दिमाग में जल्दी कॉलेज वाला वो सारा मंजर घूम गया था। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था ना। मैंने तभी सोच लिया था कि तुमसे बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। नीवा के दिल में धड़कते हुए डर ने कब्जा कर लिया। अनिकेत ने आगे झुकते हुए कहा, तुम सोच रही थी ना ये शादी सिर्फ एक रात के लिए है। नहीं नीवा, अब तुम हर रात मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से खुश करोगी और जब मेरा दिल भर जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगोगी। इतना कहकर अनिकेत एक झटके से उसके सर से दुपट्टा खींच लिया था। दुपट्टा उसके बालों में अटका हुआ था। जैसे ही वो खींचा गया, नीवा के सर में एक तेज़ दर्द हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। अनिकेत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नीवा के आंखों में सिर्फ दर्द था, पछतावा था। अनिकेत ने सारी रात नीवा पर अपने बदले की आग उतारता रहा। नीवा ने सब कुछ चुप से बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वह टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन फिर भी वह सब्र कर रही थी।
रात भर वो मनमानियां करने के बाद अनिकेत सुबह उठा, मुस्कुराते हुए नीवा की तरफ देखा, गुस्से में बोला, चलो उठो, फ्रेश होकर नाश्ता बनाओ, उसके बाद घर का सारा काम तुम खुद करोगी। आज से सारे नौकरों की छुट्टी कर दी है, तुम्हें यहाँ ऐश करने के लिए नहीं लाया। ये कहकर अनिकेत खुद भी फ्रेश होने चला गया था, जबकि नीवा ने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा और उठकर बैठ गई। उसका पूरा बदन दुख रहा था, जैसे आत्मा तक छलनी छलनी हो गई हो। कुछ देर के बाद अनिकेत फ्रेश होकर बाहर आया। नीवा जल्दी से वॉशरूम में चली गई ताकि उसको और ऐसी बातें ना सुनाई पड़े। उस उम्मीद पर कि शायद उसके माँ और भाई ठीक हो जाएं, नीवा को कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। जब बाहर आकर देखा तो अनिकेत किसी से फ़ोन पर लड़ाई कर रहा था और ये शायद अनिकेत की पत्नी थी जो उसे धमकियाँ दे रही थी। कुछ ही देर में दरवाजे पर पुलिस भी आ गई थी और साथ में अनिकेत की पत्नी भी थी। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था वह पुलिस को क्या जवाब दे। आखिर वह भी इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और अनिकेत की पत्नी थी। अनिकेत कैसे बच निकलता? उसको तो पुलिस के सामने आना ही था, लेकिन पुलिस के सामने ही नीवा पर उसकी पत्नी ने हमला किया। पुलिस ने दोनों को छुड़वाया। नीवा अनिकेत की पत्नी से माफ़ी मांग रही थी और तुरंत उसकी पत्नी से कहने लगी, अपने पति को कहो कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। और जो भी अनिकेत ने उसके साथ किया था वह सारी बातें उसकी पत्नी को बता चुकी थी। अनिकेत खा जाने वाली नज़रों से नीवा को घूर रहा था। उधर पुलिस ने अनिकेत समेत नीवा के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के जांच से नीवा के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि अनिकेत ने उसे ज़बरदस्ती शादी की थी। लेकिन अनिकेत ने जो वादा किया था वह पूरा कर दिखाया था। उसने अस्पताल में उसके माँ बाप के इलाज के लिए पैसे भेज दिए थे। जब वो पुलिस के पूछताछ से छूटी तो तुरंत अस्पताल पहुंची और भगवान का धन्यवाद करने लगी। उस जालिम आदमी से उसे बहुत जल्द छुटकारा मिल गया था। उसके पत्नी को खबर देने वाला कोई और नहीं था बल्कि विवेक था, जिसने उसकी पत्नी को उसके ज़बरदस्ती से की गई शादी की खबर दी थी। उसने उसकी पत्नी से माफ़ी भी मांगी थी और उससे कहा था, अनिकेत को ये पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उसको ये बताया है क्योंकि विवेक नीवा को मन ही मन चाहने लगा था और वह नीवा को कभी भी खोना नहीं चाहता था। विवेक ने ही उसकी पत्नी को उस्काया भी था और अनिकेत के नीवा से ज़बरदस्ती शादी के एक हफ्ते के अंदर ही नीवा को अनिकेत से बचा लिया था। जिस दिन से नीवा के माँ और भाई का इलाज चल रहा था, विवेक रोज़ वहाँ जाता। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने अपने बिजनेस पार्टनर की बात मानकर नीवा को खो दिया था। वह खुद भी बहुत शर्मिंदा था। वह रोज पल पल मर रहा था। नीवा अस्पताल में पहुंची, अपने माँ और भाई को होश में पाया तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वहां पर विवेक को बैठे देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वह विवेक से बहुत नाराज थी। माँ और भाई को देखते ही उसने विवेक को धन्यवाद कहा। जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। विवेक ने तुरंत नीवा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अनिकेत की बात नहीं मानता तो ये सब कुछ ना हुआ होता। नीवा ने कहा, जो भी कुछ हुआ सब भगवान की मर्जी से तो हुआ है। अगर मैं अनिकेत से शादी ना करती, अनिकेत मदद ना करता तो इतने पैसे कहाँ से आते? पैसे का तो मैं भी इंतजाम कर सकता था, लेकिन मैं अनिकेत के सामने बेबस हो गया था क्योंकि अनिकेत मेरा बिजनेस पार्टनर है और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा था और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा और अनिकेत के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अनिकेत सिर्फ एक दिल फेंक ही नहीं था बल्कि खिलाड़ी भी था, जो हर लड़की को अपने जागीर समझता। जिस पर वह चाहता अपनी नोटों की बारिश कर देता। अक्सर लड़कियाँ उस पर मर मिटती और अनिकेत की एक मंगेतर थी जिसके साथ उसने सगाई कर रखी थी। पर वह लड़की अनिकेत से भी ज़्यादा अमीर लड़की थी। उसके पिता का बिजनेस विदेश में फैला हुआ था और अनिकेत उस लड़की के दबाव में भी था। लेकिन वह खूबसूरत लड़कियों का भी दीवाना था और उसी साल मेरा कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था। उसी साल अनिकेत और मधु ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था और अनिकेत की नज़र मुझ पर पड़ गई थी और मैं अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। तभी मेरे कॉलेज में कुछ आवारा लड़के इन दोनों की रैगिंग की तैयारी कर रहे थे। अपने कॉलेज के उन आवारा लड़कों को मैंने कभी घास नहीं डाला था। उन लोगों को मेरे इस व्यवहार पर थोड़ा गुस्सा था और उन लड़कों ने एक प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें पता था अनिकेत और मधु इस कॉलेज में सबसे अमीर हैं और शायद उनके सामने मैं झुक सकती हूँ। लेकिन यह उनके सिर्फ दिमाग में ही रहा और उन लोगों ने ये प्लान बना लिया और उसने अनिकेत को कहा कि हमारे कॉलेज में एक लड़की है, उससे आपको बदतमीजी से बात करनी है और उस लड़की को पटाकर दिखाना है। ये तुम्हारी रैगिंग है। और उन्हीं के कहने पर अनिकेत ने मुझ पर हाथ डाला
क्योंकि अनिकेत मुझे देखकर ही मुझ पर लट्टू हो गया था और वह हर हाल में मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, अपनी मंगेतर मधु को चिढ़ाना चाहता था। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने सबके सामने उस पर हाथ उठाया, तभी अनिकेत बुखला गया। वह अपना बदला हर हाल में मुझसे लेना चाहता था। भगवान की करनी ऐसी थी कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। मेरा कभी अनिकेत से आमना सामना नहीं हुआ और ना ही कोई मेरे बारे में जानता था मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि हम किराए के मकान में रहते थे और मुझे पता था वह बहुत अमीर आदमी है। इसलिए हमने अपना मकान भी बदल लिया, दूसरे शहर में चले आए और फिर मैं आपके पास नौकरी करने लगी। एक दिन मेरी माँ भाई को लेकर भाई के लिए लड़की देखने जा रही थी। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। मम्मी के साथ भाई भी था। अभी वे लड़की वालों के घर भी नहीं पहुँचे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए। इस नए शहर में किसी को जानती भी नहीं थी और गांव में हमारा इतना कुछ था भी नहीं जिसे बेचकर मैं अपने भाई और माँ का इलाज करवाती। रिश्तेदार भी जब बुरा समय आता है तो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं मजबूर होकर आपके पास चली गई। विवेक नीवा की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों हाथ नीवा के सामने जोड़े हुए थे। नीवा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। नीवा ने विवेक को माफ़ कर दिया था क्योंकि पिछले 2 साल से वे विवेक के साथ काम कर रही थी। विवेक उसे बहुत अच्छा इंसान लगता था। उसके मम्मी और भाई की सेहत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। उन्हें अभी अस्पताल में काफ़ी समय लगता क्योंकि वे ऑपरेशन के बाद बहुत जल्द रिकवर कर रहे थे। उन दोनों माँ बेटे को आईसीयू में रखा गया था, जहाँ रोज़ का खर्चा 50,000 रुपये आ रहा था और अभी उनको कई महीने लगते। अनिकेत भी जेल चला गया था। अब सारा खर्च विवेक ही संभाल रहा था। विवेक ने अपनी एक फैक्ट्री बेच दी और उन पैसों से नीवा के माँ और भाई का इलाज करवा रहा था। वह सब कुछ भुलाकर अपने भाई और माँ की सेवा करने लगी थी और फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ली थी और विवेक के साथ काम करने लगी थी। विवेक नीवा से बहुत शर्मिंदा था। फिर एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया। नीवा के मम्मी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो रहा था, जिसकी वजह से उनको अटैक आया था और वे इस दुनिया से चल बसी थी। इतना खर्च होने के बाद भी वह ना बच सकी थी क्योंकि उनको बहुत गुम चोट आया हुआ था और ऑपरेशन के बाद भी उनके सर के अंदर का ब्लड नहीं रुक रहा था। नीवा तो जैसे सुनकर पागल हो गई थी। विवेक भी उसके पास ही खड़ा था। वह रोते रोते विवेक के गले से जा लगी और चीखते हुए बेहोश हो गई। विवेक ने जल्दी डॉक्टर को बुलाकर नीवा को चेक कराया। डॉक्टर ने बताया कि नीवा प्रेग्नेंट है और ये सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन ये बात विवेक ने छुपा लिया था। विवेक ने सोचा ये मौका अच्छा नहीं है, क्या पता नीवा पर बुरा असर पड़ेगा। विवेक ने डॉक्टर से भी मना कर दिया, अभी ये बात नीवा तक नहीं जानी चाहिए। जब नीवा होश में आई फिर से रोने लगी। विवेक ने उसे रोने दिया। जब नीवा कुछ संभली तो उसे दिलासा देने लगा और नीवा के माँ का अंतिम संस्कार हुआ। अब नीवा बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन नीवा अपने माँ के गम में अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। नीवा का भाई अस्पताल में था। अब उसके भाई के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। विवेक ने नीवा को बहुत हौसला दिया और नीवा का भाई बहुत जल्द रिकवर कर रहा था। अब वो बोलने भी लगा था। बहुत जल्द डॉक्टर ने बताया कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके भाई की सेहत काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसी बीच नीवा फिर से बेहोश हो गई थी। जब अस्पताल में उसको बताया गया कि वह प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। जब नीवा ने डॉक्टर से कहा कि उसका ऑपरेशन करवा दो, तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। कहा बच्चा 4 महीने से ऊपर हो गया है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता और विवेक सर ने मना किया है। नीवा सोचने लगी, इसका मतलब विवेक को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने विवेक से कोई बात नहीं की। वह रोज़ की तरह ही ऑफिस जाने लगी और 1 महीने के बाद उसके भाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसका भाई अब जॉब करने के लिए सोच रहा था। नीवा ने विवेक से उसके जॉब के बारे में बात की थी। विवेक ने अपने ही ऑफिस में उसको नौकरी दे दिया। अब दोनों भाई बहन विवेक के ऑफिस में ही काम कर रहे थे। विवेक के प्रेगनेंसी का भी टाइम नज़दीक आ रहा था। नीवा ने अपने भाई को सारी सच्चाई बता दी थी। वह भी अपनी बहन से बहुत शर्मिंदा था। वह अपनी बहन को माँ बाप भाई बहन सब कुछ समझ रहा था क्योंकि नीवा के सिवा भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दूसरे का दुख दर्द आपस में बांट रहे थे। नीवा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था। नीवा और उसका भाई रुद्र अपने खाने पीने का खर्चा निकालकर सारा तनख्वाह विवेक को ही दे रही थी क्योंकि विवेक ने उन दोनों के इलाज पर कम से कम 30 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जिसे नीवा चुकता कर रही थी। उसका भाई भी। विवेक ने कभी अपने पैसों की मांग नहीं की थी, लेकिन नीवा खुद ही अपना और अपने भाई का सारा तनख्वाह कटवा देती थी।
ताकि विवेक को कर्जा लौटा सके। एक दिन विवेक ने झिझकते हुए नीवा के भाई रुद्र से बात की और कहा उसे नीवा बहुत पसंद है और वह नीवा से शादी करना चाहता है। उसके भाई ने नीवा को विवेक की बातें बताई। वह सोचने लगी, विवेक से अच्छा आदमी उसे कहीं नहीं मिल सकता था, क्योंकि वह अब तलाकशुदा भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। उसकी शादी इतनी आसानी से नहीं होती। अगर कोई मिलता भी तो तलाकशुदा ही मिलता, और विवेक तो कमारा था और अच्छे पैसे वाला भी था और सबसे बढ़कर उसे चाहता था। और विवेक को तो नीवा भी पसंद करती थी, लेकिन वह उसका बॉस था। उसने कभी हिम्मत नहीं की उससे बात करने की, और वह तलाकशुदा थी, लगभग सभी लोग जानते थे। उसने विवेक से शादी करने की हामी भर ली। विवेक ने एक हफ्ते की तैयारी के अंदर नीवा से शादी कर ली। जब ये बात अनिकेत को पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ था और अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता था। विवेक ने उसको अपनी शादी में नहीं बुलाया था। वह अनिकेत से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था और ना ही दोस्ती रखना चाहता था, लेकिन वह सामने से नहीं बोल सकता था क्योंकि वह उसका बिजनेस पार्टनर भी था। विवेक ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही उसे अपनी शादी में बुलाया, लेकिन लोगों ने ये खबर अनिकेत तक पहुंचा दी थी। नीवा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जरूर ये बच्चा तुम्हारा ही हुआ, क्योंकि नीवा ने पिछले हफ्ते ही विवेक से शादी की है, तो विवेक का बच्चा तो नहीं हो सकता, और बच्चा अब पूरे 5 साल का हो गया है। ये सुनते ही अनिकेत के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अनिकेत भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि अब इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके थे और उसी बीच अनिकेत की पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। जब अनिकेत ने नीवा से शादी की थी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसका 9वां महीना चल रहा था और मधु ने अपने दिमाग पर बहुत टेंशन ले लिया था, जिसकी वजह से उसके डिलीवरी में बहुत ज़्यादा परेशानी आई और वह अपनी जान की बाजी हार गई। लेकिन उसका बच्चा बच गया था। मधु ने एक बेटी को जन्म दिया था और वह इस दुनिया से चली गई थी। जब अनिकेत को पता चला कि नीवा की मां नहीं बची, इस शर्मिंदगी की वजह से वह कभी नीवा से नहीं मिला। अनिकेत ने नीवा के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था, लेकिन वह नीवा को अपने दिल से चाहने लगा था। जब उसको ये बात पता चला कि उसने एक बेटे को जन्म दिया, वह भी अनिकेत का, तो वह फिर से नीवा को हासिल करना चाहता था। लेकिन इस खबर ने उसके सर पर बम फोड़ दिया था कि विवेक ने उससे शादी कर ली है, लेकिन वह नीवा के साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वह नीवा से पहले ही बहुत शर्मिंदा था, लेकिन वह नीवा से अपने बेटे को लेना चाहता था। उसने कोर्ट में केस कर दिया था। अनिकेत को अपना बच्चा चाहिए, लेकिन विवेक ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। वह नीवा से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन नीवा ने यह फैसला किया कि वह अनिकेत की याद को अपने आसपास भी नहीं रहने देगी और वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अनिकेत को सौंप देगी। वह अनिकेत से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी। विवेक और अपने जीवन में वह किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं चाहती थी। उसने अपने बेटे अनिकेत को देने का फैसला कर लिया था और नीवा इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि अनिकेत अकेले 2 बच्चों की पेरेंटिंग नहीं कर सकता था। अनिकेत की एक बेटी पहले ही आया के हाथों पल रही थी, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी। वह 6 साल की हो गई थी, लेकिन वह अभी भी ऐसा लगता था 2 साल की बच्ची है। नीवा का बेटा आंसू 5 साल का हो गया था, फिर भी वह ईसा से बड़ा लगता था, और अनिकेत के बेटे आंसू का ग्रोथ बहुत अच्छा था। इसी वजह से कोर्ट ने आंसू को अनिकेत को देने से मना कर दिया था। आंसू 18 साल का होते ही अपनी मर्जी से, चाहे वह अपने पिता के पास रहे या फिर अपनी माँ के पास, लेकिन कोर्ट में अनिकेत ने ये कहा था, मैं अपने बेटे का सारा खर्चा उठाऊंगा, स्कूल से लेकर उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी अनिकेत की होगी। और अनिकेत पूरे ईमानदारी के साथ अपने बेटे की देखभाल कर रहा था। अनिकेत की बेटी की देखभाल आया करती थी। अनिकेत ने मधु के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की। अनिकेत का बेटा आंसू बिल्कुल अनिकेत की तरह ही था। नीवा ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम विवेक ने वासु रखा था, और वह हूबहू विवेक की कॉपी था। मेरी आप बीती आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा मकसद यही था कि मेरी आप बीती से आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे और ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। बस, और बदले की आग बहुत भयानक होती है, जो इंसान को किसी भी हद तक नीचा गिरा सकती है। अनिकेत के साथ भी यही सब हुआ था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसका अहंकार उसे ले डूबा था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।